एक दिन एक आदमी एक होटल में खाना खा रहा होता है और जैसे ही वो खाना खा रहा होता है उसी समय एक जो महिला होती है वो महिला उस होटल के अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही वो व्यक्ति जो खाना खा रहा होता है उस महिला को देखता है तो देख करके वो तुरंत अपना खाना खाना छोड़ देता है और खाना छोड़ करके वो तुरंत उस होटल के मालिक के पास में भागते हुए जाता है। मालिक के पास पहुंच करके वो हाथ जोड़ करके उस मालिक से रिक्वेस्ट करने लगता है और उस मालिक से कहता है कि साहब, मैं थोड़ी देर के लिए आपके होटल में वेटर बनना चाहता हूं। तभी वो जो होटल का मालिक होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारे होटल के नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो खराब हो सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी वो जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति उस मालिक के कान में कुछ कहता है और कहने के बाद में कहता है कि साहब, बस थोड़ी देर के लिए हम आपसे आपके आपके होटल का वेटर बनना चाहते हैं। दरअसल साहब, ये जो महिला आई है, मैं इसके खाने का ऑर्डर लेना चाहता हूं। अब जब होटल का मालिक इस बात के लिए तैयार नहीं होता है, तभी जो वो व्यक्ति होता है उस होटल के मालिक के कान में कुछ कहता है। तब वो जो होटल का मालिक होता है वो तैयार हो जाता है और फिर वो व्यक्ति कहता है कि साहब, हो सकता है कि आपको इसके लिए पुलिस भी बुलानी पड़े। होटल का मालिक कहने लगता है कि ठीक है, आप जा करके उस महिला से ऑर्डर लीजिए, तब तक हम पुलिस से बात कर लेते हैं। अब वो जो होटल का मालिक होता है वो पुलिस से बात करने लगता है और तभी वो जो व्यक्ति होता है उस महिला के पास में ऑर्डर लेने के लिए जाता है और जो उस होटल का मेनू कार्ड होता है उस मेन्यू कार्ड को उस महिला की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि मैडम, कार्ड है, आखिरकार आपको खाने में क्या चाहिए। तभी वो जो महिला होती है जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है तो देख करके थोड़ी देर उसे देखती ही रहती है और वो उस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं होती है। वो बोल ही नहीं पाती है कि आखिरकार उसे खाने में क्या चाहिए और वो कुछ ऑर्डर ही नहीं देती है। तभी वो तुरंत अपने आप मन में यह फैसला करती है, तभी वो तुरंत अपने मन में होटल छोड़ देने का फैसला करती है। और उसके बाद में वो जो व्यक्ति होता है वो फिर से उस महिला से कहता है कि मैडम, आपने कुछ बताया नहीं, आपको खाने में क्या चाहिए। तब भी वो महिला कुछ बोलती नहीं है और तुरंत उठ करके अपनी सीट को छोड़ करके उस होटल को छोड़ करके जाने लगती है। तभी वो जो व्यक्ति होता है वो दौड़ करके जाता है और होटल के उस मेन गेट को बंद कर लेता है और उसके बाद में थोड़ी ही देर का समय होता है, लगभग 5 से 7 मिनट का समय होता है। जो उधर होटल का मालिक होता है वो पुलिस से बात कर लेता है और तभी 5 से 7 मिनट में उस होटल के अंदर पुलिस आ जाती है। व्यक्ति पुलिस से भी कुछ कहता है और उसके बाद में पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है, अपने साथ में ले जाती है। दरअसल दोस्तों, वो व्यक्ति जिस महिला से बात कर रहा होता है वो महिला कोई और नहीं होती है, उस व्यक्ति की पत्नी होती है, जिसकी लगभग 4 साल 4 महीना पहले मौत हो चुकी होती है और जिसकी हत्या की सजा में वो व्यक्ति लगभग 2 साल जेल में रह चुका होता है और जमानत पर बाहर होता है और वो बार बार अदालत के चक्कर काट रहा होता है और हो सकता है कि उसको इससे बड़ी सजा हो सकती थी। दोस्तों, जो कहानी आगे निकल करके आती है उसे देख करके, उसे सुन करके जज साहब भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, 2 अप्रैल 2025 की यह बात है। एक वकील कोर्ट में जज साहब के सामने पेश होता है और उस जज साहब से हाथ जोड़ करके सबसे पहले प्रार्थना करने लगता है, माफी मांगने लगता है और वो कहता है कि जज साहब, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं आपको पहले इस बात की सूचना नहीं दी है, मैंने आपसे पहले इस चीज की अनुमति नहीं ली है। दरअसल मैं आज एक व्यक्ति को कटघरे में हाजिर करना चाहता हूं, आपके सामने किसी को लाना चाहता हूं। तभी जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार आपने इस बात की सूचना पहले क्यों नहीं दी है। तब जो वकील होता है वो कहता है कि जज साहब, दरअसल मैं जिस
जिस व्यक्ति को आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो व्यक्ति हमें अचानक मिल गया है और हमारे पास में इस चीज का इतना समय ही नहीं था कि हम आपको उसकी सूचना दें और उसके लिए एक प्रार्थना पत्र दें। और वो कहता है कि जज साहब, अगर आप शायद उस व्यक्ति को आज अपनी अदालत में पेश नहीं करवाया तो हो सकता है कि कल को कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। तभी जो जज साहब होते हैं वो उस वकील की बात को मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। पर तभी जो उनका दूसरा वकील होता है, जो विपक्ष का वकील होता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं होता है, आप बिना नोटिस के ऐसे किसी को कैसे ला सकते हैं। लेकिन जज साहब का ऑर्डर हो जाता है। तभी जो वो वकील होता है कटघरे में एक महिला को ला करके खड़ा कर देता है। अब एक तरफ वो महिला खड़ी होती है और दूसरा तरफ वो एक पुरुष खड़ा होता है, और जो पुरुष होता है जिसका नाम होता है कुरवारा सुरेश, और जो उसके सामने महिला खड़ी होती है उसका नाम होता है मल्लिके। और जब वकील साहब अब उस महिला से सवाल जवाब करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। तब वो जो महिला होती है वो पहले तो अपने अलग अलग नाम बताती है और जज साहब को और वकील साहब को गुमराह करने की कोशिश करती है। पर तभी जो वो वकील होता है वो सख्ती के साथ में जब उस महिला से उसका नाम पूछता है तो महिला अपना नाम सच सच बता देती है और वो कहती है कि उसका नाम मल्लिके है। अब जो वकील साहब होते हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तब वो महिला कहती है कि हमारे पिता का नाम स्वर्गीय राम है और उसकी मां का नाम गौरी है। और जैसे ही वो महिला जब अपना नाम और अपने पिता का नाम और अपनी मां का नाम बताती है तो ये सुन करके जो जज साहब होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आज 2 अप्रैल है, क्या आप लोग आज अप्रैल फूल मनाना चाहते हो? ये क्या नाटक चल रहा है, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन तभी जो वकील होता है वो कहता है कि जज साहब, अब आप इसे अप्रैल फूल कहें या कुछ भी कहें, वैसे भी आज 2 तारीख है, पर जो यह महिला कह रही है वो पूरी तरह से सच है। यह सुन करके अब जो जज साहब होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो वो महिला होती है जो कटघरे में खड़ी होती है वो 4 साल 4 महीना पहले मर चुकी होती है, उसकी हत्या हो चुकी होती है, उसकी लाश बरामद हो चुकी होती है और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका होता है। और यह देख करके जो जज साहब होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार जो महिला मर चुकी है, जिसका शव बरामद हो चुका है, जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो महिला कटघरे में कैसे आ सकती है, दोबारा जिंदा कैसे हो सकती है। दरअसल दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है कुरवारा सुरेश, जो रहने वाला कर्नाटक राज्य के कुडाकू जिले का होता है। दरअसल दोस्तों जो सुरेश होता है उसकी शादी सन 2001 में उस मल्लिके से हो जाती है। दोनों कुली का काम किया करते हैं और दोनों अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। परिवार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। तभी एक दिन अचानक जो मल्लिके होती है वो गायब हो जाती है। जो उसका पति सुरेश होता है उसको हर जगह ढूंढता है, उसकी बहुत तलाश करता है, जितने रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, हर जगह उसको ढूंढता है, पर उसका कहीं कोई खबर नहीं लगता है। और तभी वो थाने जाता है और थाने जा करके अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अब पुलिस भी मल्लिके को हर जगह तलाश करती है। समय बीतता जाता है पर मल्लिके का कहीं भी कोई सुराग नहीं लगता, कहीं भी कोई पता नहीं लगता। अब दोस्तों वक्त धीरे धीरे गुजरता जाता है और दिसंबर 2020 का वो महीना होता है और धीरे धीरे करके अब जुलाई 2021 आ जाती है। और जुलाई 2021 में अचानक पुलिस को एक सूचना मिलती है। एक जिला लगता है मैसूर और मैसूर जिले का एक थाना लगता है बिटड्डापुरा और उसी बिटड्डापुरा थाने के अंतर्गत पेरियापटना में एक महिला की लाश मिलती है। अब जो वो महिला होती है उसकी उम्र जो होती है वो लगभग 30 से 35 वर्ष के आसपास होती है। अब पुलिस उस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो महिला कौन है। जो कपड़े मिलते हैं, जो चूड़ियां मिलती हैं, उन चूड़ियां और कपड़ों को जो उसका पति सुरेश होता है
जिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, अब वो जो पुलिस होती है उस थाने में संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद में सुरेश को थाने में बुलाया जाता है और उसके बाद उसके कपड़े और जो चूड़ियां होती हैं उसको दिखाई जाती हैं। और दिखाने के बाद में जो सुरेश होता है वो दरअसल दोस्तों कहता है कि वो उसकी पत्नी के ही कपड़े और चूड़ियां हैं, और वो पुलिस से कहता है कि हाँ साहब, ये उसकी पत्नी की ही चूड़ी और कपड़े हैं और उसकी पत्नी के सर में एक डंडे से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। अब पुलिस सुरेश के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करती है, FIR दर्ज करती है और उसे गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर जो सुरेश होता है दोस्तों वो जेल चला जाता है और लगभग 2 साल तक वो जेल में रहता है। तभी वो इधर जमानत की अर्जी डालता है और उसकी जमानत मंजूर हो जाती है। और जमानत मंजूर होने के बाद में वही सुरेश एक दिन होटल में खाना खा रहा होता है, और तभी जब वो होटल में खाना खा रहा होता है तो वहीं पर एक महिला आती है जिसका नाम मल्लिके होता है। और जैसे ही वो अपनी पत्नी मल्लिका को देखता है तो देख करके वो भयभीत हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार उसकी वो पत्नी जिसका खून हो चुका है, जो मर चुकी है, जिसके हत्या में वो सलाखों के पीछे जेल काट रहा है, और हो सकता है कि उसे इससे बड़ी और सजा हो जाए, तभी वो उस होटल के मालिक के पास में जाता है और उससे कहता है कि साहब मेरी मदद कर दीजिए। जो होटल का मालिक होता है जब उसकी बात को सुनता है, उसकी परेशानी को समझता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और जज साहब जब सुरेश से पूछते हैं कि आखिरकार आपने ये क्यों मान लिया था कि ये आपने अपनी पत्नी की हत्या की थी, तब जो सुरेश होता है वो हाथ जोड़ करके जज साहब के सामने रोने लगता है। जज साहब समझ चुके होते हैं कि शायद सुरेश के समय उस समय क्या हुआ होगा, सुरेश के साथ उस समय क्या हुआ होगा। जरूर सुरेश को टार्चर करके जबरदस्ती पुलिस ने सुरेश से उस जुर्म को कबूल करने के लिए राजी किया होगा। सुरेश मजबूर होकर के अपनी पत्नी का जो खून होता है उस खून को अपने ऊपर ले लेता है। अब जो जज साहब होते हैं वो तुरंत ही इस चीज का आदेश देते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है और जो उस समय के CO साहब होते हैं, जो वो टीम होती है जो उस केस की छानबीन कर रही होती है, उसको जज साहब ये ऑर्डर देते हैं या आदेश देते हैं कि 17 अप्रैल तक आप लोगों के पास में समय है कि आप लोग जल्द से जल्द ये बात की जानकारी करें, ये पता लगाएं कि आखिरकार अगर वो मल्लिके नहीं थी तो वो लाश किसकी थी, इसकी जानकारी हमें तुरंत चाहिए। और जो सुरेश के पिता होते हैं वो जज साहब से निवेदन कहते हैं, तो जज साहब से प्रार्थना करते हैं कि जो उनका बेटा सुरेश है वो 2 साल तक जेल में रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है और शारीरिक रूप से भी वो प्रताड़ित हुआ है, और इसके लिए उसे कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। इधर जो मल्लिके होती है उससे पूछताछ की जाती है। दरअसल दोस्तों जो मल्लिके होती है उसका किसी व्यक्ति से अफेयर चल रहा होता है, और इसीलिए शायद वो एक दिन चुपचाप उस व्यक्ति के साथ में सुरेश को छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके जो 2 बच्चे हैं और जो सुरेश है वो शायद बता करके जाएगी तो वो उस महिला को जाने नहीं देंगे। वकील होता है वो सुरेश को इस केस से बरी करने की अर्जी डाल देता है। कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।